शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखी खिड़की। मुझे सुबह सुबह ही कमिश्नर साहब का फ़ोन आ गया कि एक बहुत बूढ़े और प्रसिद्ध साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम अपने घर में मृत पाए गए हैं। संदेह करने जैसा तो कुछ खास नहीं था, बस दरवाज़ा शायद बाहर से बंद था। मुझे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने का आदेश दिया गया। मैं लगभग तैयार ही था। दादी से आशीर्वाद लेकर घटना स्थल की ओर निकल पड़ा। मैं यानी कौन? ओके, क्षमा चाहता हूँ, मैंने मेरा परिचय नहीं दिया। मैं इंस्पेक्टर बेदी। मैं दादी का बहुत लाडला हूँ और मैं भी उनको बहुत सम्मान देता हूँ। मेरे बारे में बाकी बातें बाद में। अभी तो हमें घटना स्थल पर पहुँचना है। वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम का घर जब बनाया गया होगा तब शहर के किनारे फार्म हाउस जैसा था, जो कि अब शहर के विस्तार के कारण शहर के अंदर आ गया था। आसपास की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में छोटा सा हरित धब्बे जैसा घर अच्छा लग रहा था। घर छोटा था। घर के अंदर ही एक पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला थी, जो कि किसी भी पासवर्ड से लॉक नहीं थी। यह बात थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। पहली नजर से देखने पर मामला प्राकृतिक मृत्यु का ही लग रहा था, क्योंकि घर में या लाश पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। प्रोफेसर विक्रम की लाश को देखकर लग रहा था कि जैसे सोफे पर बैठकर वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। तभी मेरा ध्यान मेज पर गया। उस पर एक टेबल कैलेंडर रखा था, जिसमें कल की तारीख यानी 28 नवंबर दिख रहा था। मेज पर 2 कप प्लेट और प्लेट में बिस्किट भी रखे थे। एक कप चाय से आधा भरा था। शायद चाय पी नहीं गई थी। मतलब कोई तो आया था, जिसके लिए प्रोफेसर विक्रम ने खुद से चाय बनाई थी। मतलब कोई पुराना जान पहचान वाला। रसोई में खाना वैसा ही रखा था। मतलब मौत रात खाना खाने से पहले हो गई थी, या फिर उन्होंने खाना नहीं खाया था। पास ही एक महिला रो रही थी। पूछने पर पता चला कि वह उनकी काम वाली बाई सुजाता थी, जो कि कल शाम को खाना बनाकर गई थी। तब तो प्रोफेसर विक्रम अच्छे भले थे। उन्होंने उसके जाने के बाद दरवाजा बंद भी किया था। वैज्ञानिक को चाय का बहुत शौक था, तो वह रोज जाने से पहले थर्मस भरकर चाय रख देती थी। क्योंकि वह अकेले ही रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था, तो किसी भी पहचान वाले के आने जाने की स्थिति में उनको चाय नहीं बनाना पड़ता था। पूछने पर सुजाता ने बताया कि वह जब रोज की तरह सुबह आई तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसे लगा कि वैज्ञानिक कहीं बाहर टहलने गए होंगे।
तो वह दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। तब उसने इनको इस हालत में देखा और 2-4 बार बुलाने पर भी जब इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो उसने बाहर जाकर पड़ोसियों को बताया और उन्होंने पुलिस को फोन किया। घर में कहीं भी किसी तरह की चोरी के निशान नहीं थे। थोड़ा शक तो हुआ, कितना बड़ा वैज्ञानिक और घर में कोई तिजोरी, कोई जगह भी नहीं जहां पर कुछ संभाल कर रखा जा सके। खैर, हो सकता है वह अपने सारे दस्तावेज बैंक के लॉकर में रखते हो। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मैं यूं ही एक बार वापस से अच्छी तरह से घर को देखना चाहता था कि कुछ भी अलग से संदिग्ध हो तो छूटने ना पाए। मैंने घर को एक बार बाहर से भी देखना, जांच करना उचित समझा। मैं बाहर फार्म हाउस में भी जाकर आया कि शायद कोई सिरा मिले। यूं ही जांच करते समय जब मैं बैठक की खिड़की, जो कि बाहर फार्म हाउस में खुलती थी, की तरफ गया तो खिड़की से झांकने पर पाया कि अंदर प्रोफेसर विक्रम बैठकर चाय पी रहे हैं। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या मैं भागकर अंदर कमरे में गया। कमरा पहले की तरह सुनसान था। मैं वापस बाहर आया। वापस झांक कर देखा तो प्रोफेसर विक्रम उठ कर गए, कोई किताब निकाली और बैठकर पढ़ने लगे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। यह क्या है? यह कैसे संभव है? क्या इस खिड़की की कांच में कोई वीडियो लगा है जो सीसीटीवी की तरह इमेज दिखा रहा है? तभी मेरी नजर मेज पर रखे कैलेंडर पर पड़ी। उसमें आज से 5 दिन पहले अर्थात 23 नवंबर की तारीख थी। यह क्या? कोई ऐसा क्यों करेगा भला? खिड़की में वीडियो फिल्म? मैं काफी देर तक खड़ा देखता रहा। फिर कुछ पुलिस वालों को निगरानी के लिए बोलकर मैं वापस आ गया। मैं पूरे समय उस खिड़की के बारे में सोचता रहा कि अगर इनमें वीडियो फिट है तो अंदर से कुछ भी अलग क्यों नहीं दिखा। अंदर से तो खिड़की एकदम सामान्य लगती है। मैं इस गुत्थी में इतना उलझ गया कि मैंने वापस जाकर खिड़की को चेक करने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद वापस मैं खिड़की पर था। अंदर से तो जैसे कि मैंने सुबह ही देखा था, कोई तार, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं दिखता। मैं वापस बाहर आया। बाहर से अंदर का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब बात, जब मैंने खिड़की से मुंह सटाकर ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे कमरे के किनारे दरवाजे की तरफ वाला हिस्सा भी दिखाई दिया। मैं देखा, प्रोफेसर विक्रम ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे से काम वाली सुजाता अंदर आई। सुजाता अंदर की तरफ चली गई। प्रोफेसर विक्रम ने मुंह उठाकर ऊपर की ओर दीवार की घड़ी देखी।
उसमें 5:25 हो रहे थे। आश्चर्य, लगभग यही समय तो मेरी खिड़की में भी बज रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि यह कैमरा होता तो मुझे उतना ही दिखता जितना मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा था मानो 5 दिन पहले कि खिड़की पर खड़े होकर अंदर के दृश्य देख रहा हूं। यह तो अजीब पहेली है। दूसरे दिन वापस मैं प्रोफेसर विक्रम के घर गया। पुलिस पहरा दे रही थी। वह परेशान थे कि खाली घर को पहरा देने के लिए क्यों कह रहे हैं। सीधी सी बात है, घर सील कर दो। पर मैं किसी को अभी खिड़की की बात बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जो रहस्य मैं खुद नहीं समझ पाया उसको दूसरों के साथ साझा करूं भी तो कैसे। खिड़की से झांक कर देखने पर कमरा खाली था, पर लाइट जल रही थी। सामने टेबल पर रखे कैलेंडर में 5 दिन पहले की, मतलब वारदात से 4 दिन पहले की, यानी कि 24 नवंबर की तारीख दिख रही थी। अंदर घड़ी का समय मेरी घड़ी के समय के लगभग समान था। मतलब क्या यह खिड़की रोज मुझे 5 दिन पहले उस कमरे में घटित हुई घटनाओं को दिखाती है? क्या यह संभव है? तभी मेरे दिमाग में मेरे बचपन की एक दोस्त की बात गूंज गई, जो हमेशा कहता था कि सब कुछ संभव है। जो सारे आविष्कार आज सच हैं, उनके होने की कल्पना 3 दशक पहले तक असंभव लगती थी। खैर, मैं काफी देर तक देखता रहा। मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा। मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं यहाँ खड़े होकर इस खिड़की की वीडियो बनाऊं, तो मुझे पता चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि पूरा दिन मेरा खिड़की पर खड़े रहना तो संभव नहीं था। तो मैंने अपने भरोसे के एक पुलिस फोटोग्राफर को बुलाकर उसको खिड़की की वीडियो शूटिंग करने को बोला। पहले तो वह भी आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगा कि खाली पड़े कमरे की वीडियो शूटिंग करने से क्या फायदा। पर जब उसने भी 5 मिनट खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो उसका मुंह भी आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मैंने उसे संक्षेप में समझाया। उसे अगले 2-3 दिनों तक वीडियो शूटिंग करनी है, दिन रात। वह चाहे तो ऐसा कोई कैमरा उस खिड़की पर फिट कर दे, या जो भी वह कर सके। तभी प्रोफेसर विक्रम लाइट बंद करके कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकल गए। तब फोटोग्राफर ने कहा कि जब तक कमरे की लाइट चलती रहेगी, सिर्फ तभी तक वीडियो बनाना मुमकिन है। उसने कहा उसके पास एक ऐसा कैमरा है जो आंख की तरह 270 डिग्री तक की फोटो खींच सकता है, और उसमें सेंसर भी है। जब भी फोटो खींचने लायक रोशनी होगी, वह वीडियो बनाना शुरू कर देगा।
मैंने पूछा। फिर बैटरी स्टोरेज का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी खत्म हो जाए या स्टोरेज फुल हो जाए, हमारा कुछ छूट न जाए। तो उसने विश्वास दिलाया कि वह एकदम उच्च क्वालिटी का कैमरा है, इसकी बैटरी व स्टोरेज की कोई चिंता नहीं है। यहाँ सब व्यवस्थित करके मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट सामान्य थी। मृत्यु हार्ट फेल हो जाने के कारण हुई थी। पर पता नहीं क्यों शारीरिक तापमान बहुत कम था। एक के बाद एक गुत्थी सामने आती जा रही थी। मुझे विश्वास था कि शायद खिड़की के द्वारा मौत की पहेली हल हो जाए। मैं रोज जाकर खिड़की को चेक करता। टेबल कैलेंडर की तारीख एक दिन बाद की होती। अब मैंने यह सारी बातें अपने सीनियर को बता दी थी। वह बहुत ही आश्चर्यचकित थे। अब कल का इंतजार था, जब जाकर खिड़की पर हमें पता चलने वाला था कि उनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। सुबह खिड़की से झांकने पर कैलेंडर की तारीख 28 नवंबर यानी कि वारदात के दिन की थी। बाकी सब कुछ सामान्य था। हमने निश्चय किया कि हम सुजाता के जाने के बाद वाले समय में आएंगे, क्योंकि जो भी हुआ था वह उसके बाद ही हुआ था और सुजाता उस दिन 6:30 के आसपास गई थी। तो हम 6:15 पर वहां पहुंच गए। कैमरा पहले से ही था, फिर भी एक अतिरिक्त कैमरा लगा दिया गया कि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। प्रोफेसर विक्रम ने सुजाता के जाने के बाद दरवाजा बंद किया। वह अपनी अलमारी के पास गए। उन्होंने अलमारी खोलकर उसमें से कुछ फाइलें निकाली और लाकर देखने लगे। फाइलें? यह तो हमें नहीं मिली। कहीं इस फाइल की ही चोरी तो नहीं हो गई हो, मैं सोचने लगा। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर विक्रम ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। फटाफट उठे, अपनी फाइलें वापस जाकर अलमारी में रखी और जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर महिला का प्रवेश हुआ। वैज्ञानिक से उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। दोनों आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। बाद में फिर प्रोफेसर विक्रम थर्मस से चाय निकाल कर लाए। दोनों ने बातें करते करते चाय पी। हम नहीं जान पाए कि उन लोगों में आपस में क्या बातें हुई। करीब 1 घंटे बाद वो उठकर जाने लगी। जाते समय उसने वैज्ञानिक की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथों ने वैज्ञानिक के हाथों को छुआ। फिर क्या हुआ पता नहीं, पर जैसे प्रोफेसर विक्रम को उसने स्टैच्यू बोल दिया हो। प्रोफेसर विक्रम वैसे ही खड़े रह गए। फिर उसने धीरे धीरे करके उनको सोफे पर बिठाया और बाहर निकल गई।
उसके बाद हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, पर प्रोफेसर विक्रम में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। हम सब अचरज में थे कि किसी के छूने मात्र से कैसे कोई मर सकता है। अब मेरा पहला काम था उस महिला के बारे में जानकारी निकालना। उस महिला की फोटो गूगल पर ढूंढने पर पता चला कि वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी की पत्नी और समाज सेविका है। हम उससे मिलने गए। उनकी कंपनी का मीटिंग हॉल बहुत बड़ा था। वह एक सिरे पर बैठी थी और हम दूसरे सिरे पर। उन्होंने अभिवादन करके हमारे आने का कारण पूछा। हमने बताया हम एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप 28 नवंबर की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कहाँ थीं? उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और हमें 28 नवंबर की जानकारी दिखाने को कहा। आश्चर्य, 28 नवंबर की रात 7 से 8 बजे तक वह एक मीटिंग में थी। उन्होंने इस मीटिंग की वीडियो क्लिप लाने के लिए सेक्रेटरी को बोला। वीडियो क्लिप देखने पर मुझे आश्चर्य हुआ कि यह तो हो ही नहीं सकता। भला कोई एक साथ एक समय 2 जगह पर कैसे रह सकता है? यह तो असंभव है। उस पर भी दोनों जगह उनके कपड़े, उनके बैठने का तरीका एक जैसा था। फिर मेरे दिमाग में मेरे मित्र की बात गूंजी कि कुछ भी असंभव नहीं। साथ ही साथ दादी की सुनाई गई कहानी भी कि कृष्ण जी भी अपने योग बल से सभी गोपियों के साथ सशरीर मिल लिया करते थे। मतलब यह संभव हो सकता है? क्या एक साथ एक समय में 2 जगह उपस्थित होना संभव है? पर कैसे? खैर, यह गुत्थी सुलझाने से पहले मैं फाइलों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रोफेसर विक्रम के घर गया कि वह फाइलें हमें क्यों नहीं मिली। प्रोफेसर के घर जाकर मैंने अलमारी खोली। उसके अंदर के सारे कपड़े और सामान निकालकर पलंग पर डाले और अलमारी का निरीक्षण करना शुरू किया। अलमारी के किनारे पर कहीं मेरे हाथ का दबाव पड़ा और पतला सा पल्ला निकलकर मेरे हाथ में आ गया। उसके पीछे से एक फाइल गिरी। यह क्या? अलमारी में फाइल के बराबर ऊर्ध्वाकार खाना। पूरी अलमारी को ध्यान से देखने में उसमें बहुत सारे ऊर्ध्वाकार खाने बने हुए मिले जिसमें फाइलें थीं। मैंने वह सभी फाइलें समेट ली और कपड़े वगैरह ठीक से अलमारी में रखकर वहां से निकला। हो सकता है प्रोफेसर विक्रम की मौत की गुत्थी इन फाइलों से सुलझ सके। फाइलों को पढ़कर पता चला कि उन्होंने ऐसे कई सारे शोध किए थे जिनको उन्होंने अभी तक पेटेंट नहीं करवाया था, और उनमें से कुछ आविष्कार ऐसे भी थे जिनके बारे में उन्हें लगा कि वह मानवता के लिए खतरा है।
इसलिए उन्होंने उसे छिपा कर रखा था। और हाँ, एक फाइल जिसका विवरण उन्होंने पेटेंट कराने के लिए भेज दिया था, उसमें लिखा था कि उन्होंने एक ऐसा कांच बनाया है जिसमें किरणों को कांच के अंदर एक निश्चित अवधि के लिए घुमा दिया जाता है। जैसे प्रिज्म में किरणें निकलते वक्त थोड़ी मुड़ जाती हैं, वैसे ही असंख्य प्रिज्मों को जोड़ करके किरणों को अंदर ही अंदर कुछ निश्चित अवधि के लिए मोड़ देते हैं और वह किरणें 2 दिन या 2 महीने या साल भर बाद भी निकल सकती हैं। अच्छा, अब समझ आया कि वह खिड़की का कांच भी उन्हीं का आविष्कार था, जिसमें किरणें 5 दिन बाद बाहर निकलती थी। चलो, एक गुत्थी तो सुलझी। अब बारी थी दोनों वीडियो क्लिप्स का पोस्टमार्टम करने की, मतलब उन्हें अच्छे से देखने की। मुझे लग रहा था कि कोई न कोई सुराग तो जरूर मिलना चाहिए। काफी देर तक अदल बदल कर वीडियो देखने के बाद मेरा ध्यान गया कि प्रोफेसर के घर वाले वीडियो में उस महिला की परछाई तो पड़ ही नहीं रही थी। इसका मतलब आभासी व्यक्ति। पर आभासी व्यक्ति चाय का कप कैसे पकड़ सकता है? अच्छा, शायद इसलिए एक कप में चाय बची हुई थी। अब मैंने उस महिला से मिलने का निर्णय किया। उन्होंने मुझे अपने कंपनी के दूसरे मीटिंग हॉल में अच्छे से बिठाया और बहुत ही सभ्यता से पूछा कि कहिए, आपका कैसे आना हुआ। मैंने ध्यान दिया कि उनकी परछाई भी नहीं पड़ रही थी। मैंने पूरे आत्मविश्वास से बोला, मैं आपसे नहीं, असली वाली श्रीमती जी से मिलना चाहता हूं। वह थोड़ा चौंक गई, पर फिर स्वयं को व्यवस्थित करते हुए बोली, असली नकली क्या है, जो भी हूं मैं ही हूं। मैंने कहा, वह तो आप हैं, पर आप यहां आभासी रूप में उपस्थित हैं। मैं आपके वास्तविक रूप से आपसे मिलना चाहता हूं। इतना कहकर मैं तेजी से उठा कि मैं उनको छूकर सिद्ध कर सकूं कि वह एक परछाई है, आभासी है। उन्हें छूते ही मुझे झटका लगा और मैं गिर पड़ा। शायद उन्होंने मुझे ढकेल दिया था, पर यह क्या, वह तो ठोस सामान्य इंसान की तरह ही थी। पर परछाई क्यों नहीं बन रही है? उन्होंने हंसते हुए मुझे देखा और बोली, कर ली तसल्ली? अब तो आप मानते हैं ना कि मैं ही हूं? मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे पास 28 नवंबर की रात की 7 बजे से 8 बजे तक का आपका एक और वीडियो भी है। तो अगर तब उस दिन आप एक साथ 2 जगह पर हो सकती हैं, तो आज क्यों नहीं? उनकी आंखें कुछ देर सोचने की मुद्रा में बंद रही। मैंने भी उन्हें समय दिया कि वह मुझ पर विश्वास कर सके और अपना सच मेरे सामने साझा कर सके। फिर उन्होंने कुछ देर बाद बोला, ठीक है, कल सुबह 9 बजे आप मेरे घर पर मुझसे मिलिए। मैं उन्हें धन्यवाद देकर चला आया।
दूसरे दिन सुबह ही मैंने अपने कपड़ों में वीडियो कैमरा फिट करके गया कि पता नहीं वह मेरे साथ कैसा बर्ताव करने वाली हो, और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने उस फोटोग्राफर दोस्त की कंप्यूटर में कर दी, जिससे अगर मुझे कुछ होता है तो वह तुरंत मेरी मदद को पहुंच सके और हमारे पास सबूत भी रहे। उनका घर बहुत बड़ा था। मेरे पहुंचने पर वह मुझे बैठक में ही मिली। उन्होंने मुझे चाय नाश्ता के लिए पूछा। उसके बाद वह बोली, आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे एक सफ़ेद एप्रन जैसा कुछ पहनने को दिया। मैं परेशान। अब यह पहनने के बाद शर्ट के बटन में लगा कैमरा काम ही नहीं करेगा। पर मैं अपनी परेशानी छुपाते हुए निश्चिंततापूर्वक वह एप्रन पहनकर उनके साथ गया। उनके घर के ऊपर एक बड़ी सी प्रयोगशाला थी और वहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे मेरा बचपन का मित्र याद आ गया। वैसी ही नीली हरी आंखें और उनमें विज्ञान का जुनून। उन महिला ने मुझे बोला, यहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह एक गरीब वैज्ञानिक है जो आज से लगभग 8 साल पहले मेरे पति को बड़ी ही दयनीय अवस्था में रास्ते पर पड़े मिले थे। जब मेरे पति ने इनको कुछ मदद करना चाहा, देना चाहा, तो इन्होंने उनसे विनती की कि अगर आप मुझे और मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे विचारों को सुनें। मैं अपने विचारों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। अगर आपसे संभव हो तो मुझे मदद करें। ना जाने क्यों मेरे पति को इनकी आंखों में कौन सा जुनून, कौन से इरादे दिखे कि वह इन्हें घर ले आए और इनके लिए प्रयोगशाला खोल दी। पहले यह प्रयोगशाला बहुत छोटी सी थी। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत कर इसको काफी विकसित कर लिया। पति के जाने के बाद मुझे उनका बिजनेस संभालने में काफी परेशानी आ रही थी, तो इन्होंने यह ठोस आभासी रूप का निर्माण किया। इन आभासी रूपों से मैं घर बैठे बैठे ही हर जगह पहुंच सकती हूँ। यह रूप वायुमंडल में पाई जाने वाली सभी विकिरण, ध्वनि, प्रकाश और चुंबकीय तरंगों को इकट्ठा कर कर बने हैं। इस मशीन के द्वारा जहाँ जहाँ मैं चाहूँ वहाँ वहाँ अपने रूपों में प्रकट हो सकती हूँ। यह मशीन उस जगह की किरणों को सौंप कर मेरा प्रतिरूप तैयार कर देती है। मेरे इन रूपों में दिमाग नहीं रहता, इसलिए निर्णय लेने वाली जगहों पर मुझे स्वयं जाना पड़ता है। अभी तक इसे हम 2 से ज़्यादा रूपों में बांट सके ऐसा नहीं बना पाए हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। जिस दिन यह हो गया, सीमा पर हमारे फौजी भाइयों को शहीद नहीं होना पड़ेगा। इस मशीन से बने आभासी फौजियों द्वारा हमारी सेना ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। मैं इस प्रयोग को
भारत सरकार को सौंप दूंगी। हम प्रयोगशाला से बाहर निकले। बैठक में मैंने अपना एप्रन उतार कर रखते हुए बोला, यह तो समझ में आया, पर आप प्रोफेसर के घर क्यों गई थी? उनकी मौत कैसे हुई? वह बोली, मेरा आपको यह सब दिखाने का एक मकसद था कि जब मैं आपको कुछ सच बताऊं तो आप मुझे समझ सकें। क्योंकि आपके शक की सुई मेरे ऊपर है, इसलिए बिना किसी प्रमाण के आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाओगे। प्रमाण तो अभी भी मेरे पास नहीं है, पर शायद आपको मेरी बात पर विश्वास आए। उन्होंने कहना शुरू किया, मैंने सुना था कि प्रोफेसर विक्रम ने एक ऐसा आविष्कार किया है कि वह वायुमंडल की ऊर्जा को मानसिक तरंगों में बदलकर उनको कितनी भी दूरी पर बैठे व्यक्ति के दिमाग में संदेश भेज सकते हैं। मुझे उनका यह आविष्कार काफी अच्छा लगा। मुझे लगा इस आविष्कार को अपनाने से मुझे कहीं आने जाने की या फिर आभासी रूपों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के दिमाग से सीधा संपर्क कर सकूंगी। तो मैं उनके पास यह आविष्कार खरीदने का प्रस्ताव लेकर गई थी। पर प्रोफेसर विक्रम ने बताया कि अभी उनका इन किरणों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। अभी तक वह अपने उपकरणों में सुधार नहीं कर सके हैं। कभी कभी इन किरणों की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि वह सामने वाले के दिमाग को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रयोगशाला में रखी मशीन उनके दिमाग से जुड़ी हुई है। जब वो उसे निर्देश देते हैं तो वह उनके आसपास की ऊर्जा को मानसिक तरंगों में बदलकर किसी व्यक्ति को संदेश तो भेज सकती हैं, पर किरणों की तीव्रता उस दिमाग पर खराब असर भी डाल सकती है। पशु पक्षियों पर किए गए उनके प्रयोगों के मिश्रित परिणाम उन्हें मिले थे। मैं प्रोफेसर विक्रम को यह बोलकर कि वह मेरे साथ संपर्क में रहें और किसी तरह की कोई आवश्यकता हो तो बेझिझक कहें और प्रयोग पूरी तरह सफल होने पर उसका लाभ मुझे उठाने की अनुमति दें। यह कहकर मैं निकल ही रही थी कि प्रोफेसर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। मैं कभी किसी से हाथ नहीं मिलाती हूँ, जैसा कि उस दिन आपने भी महसूस किया होगा। हल्का सा करंट या झटका लगता है। पर पता नहीं मैं किस सोच में थी, मैंने उनसे गलती से हाथ मिला लिया। मेरे आभासी शरीर का पूरा वजूद तरंगों का बना है। प्रोफेसर विक्रम भी वायुमंडल की ऊर्जा तरंगों पर काम कर रहे थे। मेरे हाथ मिलाते ही ऊर्जा के टकराव के कारण उनकी ऊर्जा पूरी तरह से मेरे शरीर में समाहित हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा यह असर थोड़ी देर के लिए ही हुआ होगा, इसलिए मैं उनको वहीं बैठाकर वापस चली आई। इस तरह से उनकी मौत हो जाएगी यह मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उनकी बातों से सहमत था, क्योंकि प्रोफेसर विक्रम की एक फाइल में
इस आविष्कार का उल्लेख था और यह अभी निर्माण की प्रक्रिया में था। इस तरह से एक गुत्थी और भी सुलझती है कि प्रोफेसर का शरीर का तापमान इतना कम क्यों था। उन महिला ने मुझे बोला, आप चाहें तो मुझे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकते हैं, पर जैसा आप देख सकते हैं कि यह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं उनको दिलासा देकर कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, अपने सीनियर से मिला, उनको पूरी बात बताई, वीडियो दिखाया। साथ ही वह खिड़की वाले वीडियो को वापस देखा। उसमें प्रोफेसर विक्रम ने ही पहले हाथ आगे बढ़ाया था, हाथ मिलाने के लिए। हम सब ने मिलकर यह तय किया कि शायद वह महिला निर्दोष है। प्रोफेसर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और फाइल को बंद कर दिया। ये निर्णय सही था या गलत, यह तो आप कहानी सुनने वाले कमेंट्स में बता सकते हैं।